बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट का जो यूनिट नंबर 1 है बच्चों, उसके जो टॉपिक्स हम अभी अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, एक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसके अलावा वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारे ग्राफ्स भी बच्चों इसी टॉपिक इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो बच्चों, मैं आपको हमेशा हर लेक्चर के स्टार्ट में बोलता हूं कि दिमाग का चलाना, ठीक है जी, दिमाग का चलना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पेन का चलना। आप लोगों ने पेपर में बैठकर पेन को कम चलाना है और दिमाग को ज्यादा चलाना है, ठीक हो गया। याद रखिएगा, अगर आप दिमाग कम चलाएंगे, पेन ज्यादा चलाएंगे, तो आप पेपर सोल्व नहीं कर सकेंगे कम टाइम के अंदर। कम टाइम के अंदर एमसीक्यूज को कैसे आप लोगों ने सोल्व करना है, यही तो चीज आप लोगों ने सीखनी होती है। तो हम अपने आज की इस डिस्कशन में इंशाल्लाह काफी चीजें ऐसी हैं जो हम ज्यादा पेन से कम और दिमाग से ज्यादा सोल्व करेंगे, बट मैं तो पेन इस्तेमाल करूंगा, जाहिर बात है, मैंने समझाना भी है आपको। ले जी, स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू की स्टेटमेंट बहुत गौर से बच्चों पढ़ा करें, ध्यान से, अच्छे तरीके से। एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल वेलोसिटी भी वही है, तो यानी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज है जीरो है। और अब आपको पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। जब वेलोसिटी में चेंज ही जीरो है तो बच्चों बताओ एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जब बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो आएगा। डेल्टा आंसर है। व्हाट इज द वेलोसिटी, वर्ड पे गौर कीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीच फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू इन 2 सेकंड्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। देखिए ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये एक सेमी सर्कल है। इस सेमी सर्कल का जो रेडियस उसने आप लोगों को दे दिया है, वो कहता है जी जो रेडियस है ये 2 मीटर है। ये रेडियस बच्चों कितना है, 2 मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब कहता है एक बॉडी है वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक आई है सेमी सर्कल के अलोंग मूव करती हुई ऐसे, ठीक है। और जिसको टाइम लगा है वो 2 सेकंड लगा है। तो कहता है बताएं वेलोसिटी क्या होगी। ओ भाई, अब वेलोसिटी का फार्मूला आप लोगों को पता है, मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कौन सा पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और शॉर्टेस्ट पाथ तो बच्चों ये नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो पाथ है ना, ये वाला पूरा, ये तो डिस्टेंस है। हमें तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट की लेंथ चाहिए। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है सर्कल का डायामीटर है। इस वक्त ये सर्कल का क्या है, डायामीटर है। तो अब आपको पता है कि जो सर्कल का डायामीटर होता है वो कितना होता है। जो सर्कल का डायामीटर होगा ये वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। तो ये अगर 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो टोटल ये हो गया 4 मीटर। और टाइम जो उसने आपको बोल दिया वो बोल दिए 2 सेकंड। तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। सो योर आंसर इज 4 दी। और अगर वो यहां पर इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, एवरेज स्पीड पूछता, तो मेरे प्यारे बच्चों तब आपने अगर एवरेज स्पीड निकाल दी तो टोटल डिस्टेंस पुट करना है। और सेमी सर्कल का डिस्टेंस जो होता है वो पाई आर होता है, ठीक है। तो यहां पर अब जो रेडियस है वो 2 है, तो ये बनना था 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2। तो अब आपका आंसर आ जाना था पाई सेकंड, पाई मीटर पर सेकंड, ठीक है, सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है आपने उसके लिहाज से जवाब देना है, ठीक है। तो अब ये हमें साफ पता चल रहा था कि भाई उसने एवरेज वेलोसिटी पूछ ली है, तो वेलोसिटी जब भी निकालनी है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से निकलेगी। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, अ मैन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स। देखें जब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जीरो होता है। अब आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू एम ए, तो जब ए जीरो होगा तो बच्चों आपको पता है नेट फोर्स भी क्या होगी, जीरो होगी। इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो, तो क्या कहते हैं, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन। अच्छा देखें उसने बोला है सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटली। अब देखें वर्ड पे गौर करना था। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो बच्चों आपकी जो फोर्स है वो भी क्या होनी है, यूनिफॉर्म होनी है, जीरो नहीं होनी। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में वर्ड बोलता यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब वो फोर्स जीरो आनी थी। अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बल्कि यूनिफॉर्म है, तो फोर्स भी क्या होगी आपकी, यूनिफॉर्म होगी, जीरो नहीं होगी, यानी कांस्टेंट होगी बट जीरो नहीं होगी। सो योर आंसर इज बीटा।
तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया? बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू बच्चों, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। याद रखें जब भी स्लोप की बात करेगा तो स्लोप आप लोगों ने बेसिकली जो चीज पहले लिखी है उसको ऊपर रख दो, जो बाद में लिखी है वो नीचे रख दो। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, सो योर आंसर इज अल्फा। फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ट्रू? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो बच्चों इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। यस, जब वो अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर उसकी सेम हो, जिस तरह सर्कल में एक बॉडी मोशन अपनी स्टार्ट करती है, वो घूम आकर वापस उसी जगह पर आ जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। मगर आपको पता है जब बॉडी मूव कर गई उसका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सो योर आंसर इज बोथ ए एंड बी। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड। बच्चों इसमें मैं बच्चों को दो बातें बताता होता हूं, ये लेक्चर के अंदर भी बड़ी डिटेल में बताई हुई है। जिस बच्चे ने मेरा यूट्यूब का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब का मेरा चैनल ओपन करे। यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने लिखना है फिजिक्स का गुरु। बच्चों क्या लिखेंगे? फिजिक्स का गुरु। वहां पर आप लोगों को चैनल को जाके सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है? जो रेड बटन में होता है ना उससे सब्सक्राइब करते हैं, माशाल्लाह पता ही होगा, ठीक है? तो ये आप लोगों ने वहां पर जाके चैनल को सर्च करें, वहां पर मेरा चैनल खुल जाएगा। वहां से आप लोगों ने क्या करना है जी, प्ले लिस्ट में जाके एमडी कैट के, एफएससी के और एंट्री टेस्ट के शॉर्टकट्स वगैरह, ये वो सारे लेक्चर्स वहां पर बड़ी डिटेल के अंदर मौजूद हैं। अगर फिर भी किसी को ना मिले किसी बच्चे को तो 032041772999 मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी एमसीक्यू जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो या आपको समझ ना आ रहा हो, यहाँ पे हम क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जाते, हम जल्दी डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम शॉर्ट पॉइंट को बस डिस्कस करके आगे चलते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही हो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से जरूर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस बच्चों आपने बतानी है रेशो। पहली बात, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही होती है तो उसके डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जो होती है वो डिस्टेंस की इक्वल होती है। मगर जब बॉडी कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करती है ना बच्चों, तो कर्व्ड पाथ के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट की लेंथ आया करेगी वो हमेशा डिस्टेंस से छोटी आया करेगी, यानी कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होगा या हमेशा उसके इक्वल हो सकता है, या उससे क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये बात याद रखिएगा। तो अब आपसे उसने रेशियो पूछी है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। तो बच्चों अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की बात करूंगा तो इसका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि छोटा होता है हमेशा डिस्टेंस से या उसके इक्वल हो सकता है, तो लेस देन एंड इक्वल टू। तो बच्चों इसका आंसर बनेगा इक्वल और लेस देन 1। और अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछता है डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, तो याद रखिएगा अगर डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 आएगा। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है अ पर्सन मूविंग इन अ कार एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोज एन एप्पल वर्टिकली अपवर्ड। ये कार बनाते हैं बच्चों हम, इस कार के अंदर एक बंदा ये बैठा हुआ है बड़े चिल माहौल.com में ऐसे, ठीक है? और कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है और इसने क्या काम किया है, इसके पास एक एप्पल है और इसने एक एप्पल को ऐसे ऊपर को फेंका है। इफ वी इग्नोर एयर फ्रिक्शन, कहता है एयर फ्रिक्शन को आपने क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। और सपोज करते हैं कि कार जो है वो सेम वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है? अच्छा, तो कहता है देन अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग आउटसाइड, एक ऑब्जर्वर जो है वो यहां पे बाहर खड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है? अब इस ऑब्जर्वर के लिहाज से इसका पाथ क्या होगा? आप देखिए जरा गौर से, ये गाड़ी जो है आगे को मूव करके जा रही है इस ऑब्जर्वर के लिहाज से, ये बंदे ने जिसने सेब ऊपर को फेंका ऐसे, तो इसके लिहाज से तो क्या होगा? एयर फ्रिक्शन इग्नोर है, इसके लिहाज से ये ऊपर जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है? यानी कि इसके पास वापस कार में ही आगे गिर जाएगा सेब। मगर इस बंदे के लिहाज से देखें, अगर ये कार अगर यहां पर थी पहले, सपोज करें इसको सेब यहां पे नजर आता है, जब ये आगे को निकल गई है तो इसको जारी बात है सेब आगे को नजर आना है, तो इसके लिहाज से जो उसका पाथ है ना वो स्ट्रेट नहीं रहेगा बल्कि एक पैराबोलिक शेप का बन जाएगा, कर्व शेप का बन जाएगा। तो बच्चों एप्पल विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ और जो वो क्या करेगा वापस कार में ही आगे गिर जाएगा, एयर फ्रिक्शन इग्नोर है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, अल्फा आंसर उसका था, एक कार है वो लाहौर से इस्लामाबाद गई है 200 किलोमीटर पर आवर से और उसके बाद वापस आ गई है लाहौर, वेलोसिटी कितनी 100 किलोमीटर पर आवर से। कहते हैं एवरेज वेलोसिटी बताएं। भाई सबसे पहले वर्ड पे गौर करो, उसने एवरेज वेलोसिटी पूछा है, अगर स्पीड पूछा था तो फिर उससे रिलेटेड आगे एमसीक्यूज आने हैं, बट एवरेज वेलोसिटी पूछी तो एवरेज वेलोसिटी में आप देखें टोटल डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड 0 आएगी, तो जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो योर आंसर इज डेल्टा। The velocity time graph of a particle is shown in the figure. It indicates that ये velocity time graph है। अच्छा, अब आपको पता है कि slope of velocity time graph आपको acceleration देती है, ठीक है? और अच्छा, अब यहां पे अगर आप गौर से देखें इस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है? 0 है। उसके बाद बच्चों क्या हो रहा है कि आप अगर गौर से देखें ना कि यहां से यहां तक ऐसे इतने हिस्से में अगर आप देखें
तो वेलोसिटी की जो स्लोप है वो क्या करती जा रही है, वो वेलोसिटी देखें ना, स्लोप इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है स्लोप इज इंक्रीजिंग से मुराद है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज। शुरू में वेलोसिटी जीरो, उसके बाद एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ, उसके बाद इस पॉइंट पर जाके अगर आप गौर से देखें वेलोसिटी में तब्दीली आ नहीं रही, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। और बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो अगर आप इस सारी इंफॉर्मेशन को इसमें कलेक्ट करें कहीं पर, तो आप लोगों को बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। डेल्टा ऑप्शन ऐसे मिलेगी, द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसकी मोशन जो है एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड से मुराद उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया है, और फाइनली उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या बन गई है, कांस्टेंट। सो डेल्टा ऑप्शन हमारी इस चीज से जो हमने कंसीडर की है उससे मैच कर रही है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, अच्छा अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो क्या है, कहता है जी इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। बच्चों देखें, आपको पता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अब इसमें जो एरिया निकालेंगे वो हम डायरेक्ट याद रखेंगे, लेक्चर्स के अंदर आपको बताया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला लगाएं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसकी पैरेलल साइड्स ये दो बनेंगी, एक ये और एक ये पूरी ये। तो देखिए इसकी पैरेलल साइड में एक तो ये ऊपर वाली जो आएगी वो 40 माइनस 20 20 आएगी, और नीचे वाली टोटल बनेगी 60। हम लिख देंगे 20 + 60। और जो उसके बाद जो इसकी हाइट आ रही है वो अगर आप यहां से गौर से देखें तो वो तकरीबन 20 बन रही है। ठीक है, तो ये 60 + 20 80, 80/2 कितना होता है 40, 40 × 2, तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 800 मीटर आ जाएगा। सो योर आंसर इज डेल्टा। अब एक तरीका इसका ये है, पहले ये ट्राइंगल सोल्व करो, फिर ये रेक्टेंगल सोल्व करो, फिर ये ट्राइंगल सोल्व करो, तीनों को ऐड करो। तो बजाय ये कि आप डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएं, ट्रेपेजियम एरिया वाला आंसर आ जाएगा। इसके बाद अ बास्केटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड अलोंग अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है जी, व्हाट इज द बॉल्स एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों आपको पता है जब उसका पैराबोलिक पाथ बन गया तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन गई है, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन जो होगा वो जी के बराबर होगा, और हाँ इसने आना डाउनवर्ड है, तो इसका आंसर है जी डाउनवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट एक बॉडी है बच्चों, वो पी से क्यू पॉइंट तक मूव की है इस स्पीड के साथ, फिर उसके बाद वो रिटर्न कर गई है क्यू से पी तक वापस इस स्पीड के साथ। एवरेज स्पीड बताएं, अब जरा वर्ड पे गौर कीजिएगा, उसने एवरेज स्पीड पूछ ली अब आपसे। अब देखिए आपको पता है बच्चों जो एवरेज स्पीड होती है उसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस आप देखें पी से वो क्यू तक गई है, ठीक है, पी से कहां तक गई है क्यू तक, तो P से Q तक सपोज करें जाने का डिस्टेंस था D और वापस आने का डिस्टेंस भी है D, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया 2D। अच्छा टाइम, अब टाइम जो होता है आपको पता है S इज इक्वल टू होता है VT या D इज इक्वल टू होता है VT, तो जो T होगा वो होगा D/V1। अब V1 कितनी है 6 जमा D, क्योंकि देखें फिर वापस ही आने की जो स्पीड है वो है 4, तो D/4। अब थोड़ा सा हम यहां से सोल्व करते हैं, ये नीचे आंसर आ जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे। तो अब ये देखिए ये 6 है और एक 4 है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तकरीबन कितनी बन जाती है, इसको जब आप एलसीएम लेंगे नीचे सपोज करें यहां पर है 24, तो ये बन जाएगा 4D जमा कितना बन जाएगा ये 6D। ठीक है, तो अब अगर आप थोड़ा सा यहां से गौर से देखें तो ऊपर बन गया है हमारे पास 2D, नीचे आया 10D डिवाइडेड बाय 24, तो ये बन जाएगा 24। अच्छा ये 10D भी है, D से कर देगा 24 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 बच गया, तो ये बन गया आपके पास 48/10। सो योर आंसर इज 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 4.8 स्पीड, एवरेज स्पीड। और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछता तो क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 रहा तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जानी थी। इससे रिलेटेड अब एमसीक्यू नेक्स्ट आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये पहले किया है। इसके बाद एक पार्टिकल है बच्चों वो मूव कर रहे कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन के अलोंग, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चों तो कहता है फोर्स कब रिक्वायर नहीं होगी, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए नहीं, वो तो होगी। डिक्रीज द मोमेंटम उसके लिए भी फोर्स रिक्वायर होगी, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी तो हमें उसके लिए फोर्स रिक्वायर नहीं है, क्योंकि हमने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी। ठीक है,
तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में अगर हम, ठीक है जी, इनर्शिया के लिहाज से डील करें तो इसका आंसर डेल्टा बन जाएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? बच्चों स्ट्रेट लाइन होगा। देखें जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ्स का लेक्चर अगर आप लोगों ने लिया हो बड़ी डिटेल में, एक पूरे घंटे का लेक्चर है जिसमें मैंने बड़ी डिटेल में ये सारी बातें बताई हुई हैं। अब अगर आप बच्चों यहां पर थोड़ा गौर से देखें तो कहता है व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की शेप कैसी होगी जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कांस्टेंट इस तरह होती है ना, तो इसका मतलब है कि जो उसका ग्राफ होगा वो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। सो योर आंसर इज अल्फा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी जब एक दूसरे के इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब है बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई है, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो हो जाता है। अ कार इज सेड टू बी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब पॉसिबल है, अगर तो वेलोसिटी में नो चेंज एट ऑल, यानी वेलोसिटी जो है उसमें तब्दीली नहीं आ रही, एक जैसी रह रही है, हाँ तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और वो जीरो भी एक स्पेशल केस में कांस्टेंट होता है, ये भी बात सही है। वेलोसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट, जब कांस्टेंट रेट का लफ्ज बोल दिया इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप लोगों को बॉडीज के दिए हुए हैं, कहता है एक्सेलरेशन बताएं। अब बच्चे ने यहाँ पे पागलों की तरह कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं, कहते हैं बड़ा मुश्किल सवाल आ गया, पीएचडी लेवल का सवाल आ गया। ओ भाई अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया हुआ, कब चलाना है आपने? मुझे एक बात बताएं, ये स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ, ग्राफ के ऊपर गौर करें पहले, डीटी ग्राफ है और इस ग्राफ की जो स्लोप होती है आप लोगों को पता है, स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ जो होती है ये वेलोसिटी देती है आपको, ये स्पीड देती है। अच्छा अब मुझे बताएं इस ग्राफ की स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब है कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन में जीरो जीरो आना है, बात खत्म। सिंपल सी बात थी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर कहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है बच्चों, वेलोसिटी देती है। तो अब स्लोप अगर इस पॉइंट पर देखें वो तो पॉजिटिव आएगी और वैल्यू मैक्सिमम आएगी, इस पॉइंट पर स्लोप जीरो आएगी, इस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम आएगी बट नेगेटिव आएगी, और इस पॉइंट पर स्लोप दोबारा से बच्चों वो जिस तरह इंक्रीज हो रही है ऊपर जाते वक्त, तो इसका मतलब है ये ई पॉइंट है जहां पे जो स्लोप है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। ये क्लास के अंदर हमने लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल में इनको डिस्कस किया हुआ है कि स्लोप कब नेगेटिव होती है, कब पॉजिटिव होती है, कब जीरो होती है, ठीक है। अच्छा वैसे अगर आपको हिंट के तौर पे मैं बताऊं तो बच्चों याद रख लीजिएगा, ये कुछ ग्राफ्स हैं, अगर ये वाला ग्राफ हो, इस ग्राफ ने आपको, ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है, अगर आप इस ग्राफ के ऊपर गौर से देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये ग्राफ की अगर हम स्लोप लें ना, स्लोप लें तो स्लोप इसकी क्या नजर आ रही है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बच्चों याद रखें ये जो ग्राफ आप लोगों को नजर आ रहा है, इस ग्राफ की जो स्लोप है, ये अगर आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तकरीबन 45 डिग्री बनेगा, ये टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट 0 डिग्री बनेगा ना, ये 0 डिग्री 0 होता है, ये 45 डिग्री और टेंजेंट 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि इस ग्राफ की जो स्लोप है ये क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ अगर मैं ये वाला ग्राफ आपके सामने बनाता हूं, इस ग्राफ में अगर आप थोड़ा गौर से देखें, सॉरी इस ग्राफ में स्लोप 1 थी, मैक्सिमम थी और 0 हुई है, यानी जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है, ये स्लोप क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखें ना मैक्सिमम स्लोप से 0 हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अच्छा अगर ग्राफ ऐसा हो तो देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट 0 डिग्री 0 होगा और इस पॉइंट पर वो तकरीबन टेंजेंट 90 डिग्री बन रहा है और वो मैक्सिमम होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं यहां पे स्लोप क्या कर रही है, तो क्लियरली नजर आ रहा है ये मिनिमम से मैक्सिमम हो रही है, यहां पर स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। और अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, इस ग्राफ में अगर स्लोप देखी जाए तो बच्चों याद रखिएगा इस ग्राफ की जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। क्या स्लोप है, कांस्टेंट है, ठीक है, और पॉजिटिव है, कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, इस ग्राफ की जो स्लोप है तो ये कांस्टेंट है, बट ये स्लोप जो है ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप इसका एक्स एक्सिस से एंगल देखें 90 डिग्री से छोटा है और इसका अगर आप एक्स एक्सिस से एंगल देखें 90 डिग्री से बड़ा है, तो जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन और उसका एंगल एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से बड़ा आएगा उसकी स्लोप नेगेटिव होगी, जिसका एंगल 90 से छोटा आएगा उसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। ये मैंने आपको बड़ी काम की बात बताई है, ये बच्चों को ना जल्दी समझ नहीं आती, ना इनको जल्दी हजम होती है, ठीक हो गया। तो अगर अच्छा इसके अलावा
अगर ग्राफ ऐसा हो आपके सामने, अगर ग्राफ बच्चों आपके सामने ऐसा है, तो ये देखें, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ यहां पर ये शो कर रहा है कि इसकी जो स्लोप होगी, पहली बात देखें यहां पर 0 और यहां पर क्या होगी, नीचे आते आते बढ़ रही है, मगर नेगेटिव है, क्योंकि इसका एंगल ही आप देख सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो स्लोप इसकी क्या है, एक तो नेगेटिव है, स्लोप इसकी क्या है बच्चों, नेगेटिव है, और दूसरा ये नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, तो स्लोप इंक्रीजिंग है बट नेगेटिव है। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। ओके बच्चों, हाँ, और अगर बस एक ग्राफ हो रह गया, अगर ये ग्राफ ऐसा हो, ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा हो, इसका मतलब है इसकी तो स्लोप जो है ना, इसका ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसकी जो स्लोप होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं बच्चों जिनका आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से अपने माइंड में रख लेने, ये ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। कहता है एक बस है, वो ट्रेवल कर रही है, ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, पहला जो 1/3 डिस्टेंस है ये इसने कवर किया है 10 किलो, यानी पहला 1/3 से बाद x/3 जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। फिर नेक्स्ट 1/3 जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, और लास्ट वाला 1/3 जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। ये मैंने लिख दिया। कहता है एवरेज स्पीड बताएं। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। पहली बात, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो हमारे प्यारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहां पे तो ना टाइम है ना आपके पास डिस्टेंस है, मगर अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो, अब अगर आप गौर से देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो देखें, इन तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो वो x बनेगा। हाँ, अब जो टोटल टाइम है, अब टाइम का फार्मूला आपने पढ़ा है, x बेसिकली x इज इक्वल टू होता है vt, तो t किसके बराबर होगा, x ओवर v। तो मुझे ये बताएं कि x ओवर v होगा ना टोटल टाइम। तो अगर यहां पर अब x जो है x/3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आएगा, x/3 और v1, ये देखें ना, t इज इक्वल टू x ओवर v होगा। तो हर पाथ का डिस्टेंस और उसकी स्पीड, अब पहले वाले पाथ का जो डिस्टेंस है वो x/3 और उसकी जो स्पीड है वो 10 है, जमा फिर x/3 डिवाइडेड बाय 20, फिर जमा x/3 डिवाइडेड बाय 60। क्या ख्याल है? अब आप देखें ऊपर x है, नीचे ये बन जाएगा x/30 जमा x/60 जमा x/90। ठीक है, तो अब जब हम लोग इन सारों को, ये x यहीं पर रहने दें, ठीक है, नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा 180, कितना आ जाएगा 180, ठीक है, और ये बन जाएगा कितना, नीचे आ गया अगर 180, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे भाइयों तो 180 है नीचे, तो यहां पे बचेगा 10x, जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे यही बचेगा। ठीक है, एलसीएम तो लेना आता होगा, स्कूल की मिस फायदा ब्यूटी क्रीम ने भी बताया होगा। ठीक है, तो ये 120x डिवाइडेड बाय 10x बन जाएगा, ये x से कट जाएगा, 0 से कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। सो दैट इज योर आंसर 18 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा है, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और ये रेगुलर क्लास के अंदर हमने बड़ी डिटेल में इनको डिस्कस किया हुआ कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, एक कार है वो मूव करती है 200 मीटर के डिस्टेंस से, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड दिस एंड सेकंड हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस विद स्पीड v। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? अच्छा, वो कहता है द एवरेज वेलोसिटी इज, अच्छा एवरेज वेलोसिटी दे दी हुई है आपको, कहता है वो v बताएं। देखें 200 मीटर डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की स्पीड इतनी है, सेकंड हाफ डिस्टेंस की स्पीड v बोल दिया उसने आपको, तो कहता है बताएं वैल्यू ऑफ v क्या होगी। सबसे पहली बात, इसका एक शॉर्टकट है, अगर बॉडी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वेलोसिटी v1 से सेकंड हाफ डिस्टेंस वेलोसिटी v2 से कवर करे तो हम इनको पढ़ते हैं 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये ऊपर 2 के साथ दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम आता है, इसको हार्मोनिक मीन बोलते हैं हम। ठीक है, अब देखें एवरेज वेलोसिटी उसने आपको दी है 48, 2 और v1 कितना है 40, v2 कितना है v है जो हमने मालूम करना है, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 40 प्लस v। अब जब आप यहां से बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो यहां से जब आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना तो आप लोगों के पास जो v का आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। एक तो ये तरीका है इसका। दूसरा तरीका ये है कि देखिए हमें पता है टोटल डिस्टेंस यहां पे 200 मीटर है, स्पीड यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड इतनी है। अब देखिए हमने एवरेज स्पीड का देसी फार्मूला लगाया, हमें पता है वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम।
टोटल डिस्टेंस है यहां पर 200 मीटर। अच्छा, टाइम पहले वाले इंटरवल का टाइम कितना होगा, टी जो होगा आप लोगों ने पढ़ा एस इज इक्वल टू या डी इज इक्वल टू वी टी, तो टी होगा डी ओवर वी वन, डी वन ओवर वी वन, तो डी वन जो होगा वो 100 होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 100, तो फर्स्ट हाफ 100 ही होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है पहले वाले की 40, जमा दूसरे वाले डिस्टेंस की स्पीड वी आपने मालूम करनी है। तो बच्चों अब यहां से भी आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, तब भी आप लोगों के पास जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक कार है, वो रन करती है कांस्टेंट स्पीड के ऊपर एक सर्कुलर ट्रैक में, और उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 100 मीटर और उसने 62.8 सेकंड लिए हैं आफ्टर फॉर एवरी सर्कुलर लैप। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, भाई पहली बात तो ये है कि एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आएगी, वजह क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड जीरो होगी, तो एवरेज वेलोसिटी तो बच्चों क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू तो आ जाएगी जीरो। हाँ, जब बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पुट करना पड़ेगा। अब अगर आप और से देखें कि सर्कल में जो टोटल डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होता है 2 पाई आर। एक सर्कल का जो टोटल डिस्टेंस होता है, उसने बोले ना सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और सर्कुलर ट्रैक का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, और जो टाइम उसने दिया हुआ 62.8 सेकंड दिया हुआ है। अब यहां पर अगर आप लोग वैल्यू पुट कर दें, आर आप लोगों को उसने 100 दिया हुआ है, तो 2 पाई 100 डिवाइडेड बाय 62.8। तो अब देखें जरा यहां पर गौर से, ये जो 60 ये पाई जो होता है 3.14 होता है ना, तो ये बन जाता है 6.28, 100 यहीं पर रहने दें, 62.8 यहीं पर रहने दें। अब अगर बच्चों में यहां पर, बच्चे यहां पर ना कैलकुलेशन में बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो भाई मेरी बात सुनो, आप इसको 6.28 100 लिखा है ना, ठीक है, ये आप ऐसे कर लें, ऐसे कर लें 100 नहीं, इसको आप लिख दें सॉरी, अब इसको आप लिख दें 62.8, यानी 10 उसका 100 का यूज कर लें, यहां पे 10 रहने दें, और नीचे 62.8 बन गया, ये कट गया, आपके पास डायरेक्ट ये आंसर बच्चों कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब पहला 0, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड, सो ब्रावो आपका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट, एक कार है बच्चों 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है स्ट्रेट रोड के अलोंग 2 घंटे में, और उसके बाद वो रिटर्न हो गई है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, और अब नेक्स्ट मतलब 3 घंटे में वो वापस आई है। तो कहता है उसकी एवरेज स्पीड, वेलोसिटी तो पूछी नहीं, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये मैंने यहीं पे सोल्व कर दिया। टोटल डिस्टेंस है 200, यानी 2 × 100, पहला टाइम है 2 आवर, दूसरा है 3 आवर, तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, सिंपल सा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बच्चों जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर जो एरिया होता है, आप लोगों को पता है, ऐसे ये एरिया जो होगा जब इसको कैलकुलेट करना है तो ये v × t आएगा, और v × t जो आपको पता है ये डिस्टेंस होता है, तो s इज इक्वल टू वी टी, तो डिस्टेंस आपका आंसर आ गया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लॉन्च इंक्लाइंड कर रहे हैं 45 डिग्री और 30 डिग्री पर, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, ये देखें बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसने आप लोगों को दे दी है 2 पार्टिकल्स का, एक का जो है वो 30 डिग्री के ऊपर है, और एक का जो है बच्चों वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर है तकरीबन। ये एंगल अब मैंने अकॉर्डिंग टू स्केल तो नहीं बनाए, बट इतना ही है। कहता है इनकी वेलोसिटीज की रेशियो बताएं। अब आप मुझे ये बताएं, सपोज करें इसकी जो ये 30 डिग्री वाले को मैं 1, इसको मैं 2 बोल देता हूं, मैंने v1 ओवर v2 बतानी है। अब हमें पता है कि ये dt ग्राफ है, और स्लोप ऑफ dt ग्राफ जो होती है वो हमें वेलोसिटी देती है, तो v1 निकालना है तो हमें स्लोप होती है टेंजेंट, हमें टेंजेंट 30 यहां पर और टेंजेंट 45 डिग्री यहां पर पुट करना पड़ेगा। अब टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, तो आपका आंसर आ गया 1/√3, सिंपल। तो बच्चों आपके इस MCQ का आंसर बन गया ब्रावो, ठीक है। तो v1 ओवर v2 निकालना है, दोबारा सुन लें, v1 ओवर v2 निकालना है। अच्छा एक मिनट जरा क्वेश्चन पे गौर देखें। अच्छा अब देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी यहां पर, उसने आपको एंगल जो रिस्पेक्टिवली दिए हैं, पहला 45 है, दूसरा 30 है, तो आपने फिर 45 के लिहाज से स्पीड यानी ये रेशियो जो निकालनी है वो v2 ओवर v1 निकालनी है, तो वो हो जाएगी √3/1। तो आपके इस MCQ का आंसर ब्रावो नहीं है बल्कि चार्ली। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने आपको बताया गौर से देखनी है, उसने वेलोसिटीज की रेशियो पूछी है और रिस्पेक्टिवली एंगल उसने ये दिए, तो आप इनके लिहाज से रेशियो बताएंगे। सो योर आंसर इज √3/1। इसके बाद कहता है जी A1 A2 A3 एक्सेलरेशंस हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के, उन जिनके वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हैं। कहता है बताएं सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ जो होती है वो हमें क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है।
तो और स्लोप जो है ये टेंजेंट थीटा भी होता है विच इज इक्वल टू ए। तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि जितना एंगल बढ़ाते जाएंगे स्लोप भी क्या होगी उतनी बढ़ती जाएगी। अब इसका एंगल एक्स एक्सिस से कम है, इसका ज्यादा है, इसका और ज्यादा है। तो अगर मैं थीटा 3, थीटा 2, थीटा 1 देखूं तो मैं क्लियरली कह सकता हूं थीटा 3, थीटा 2 और थीटा 1 से क्या है ज्यादा है। तो बच्चों एक्सेलरेशन भी जो 3 वाला है वो 2 वाले से और 1 वाले से क्या होगा ज्यादा होगा। सो योर आंसर इस बच्चों क्या बन जाएगा ब्रावो। ठीक है, A3 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो एक्सेलरेशन। बच्चों जब देखें मैन ड्राइविंग का कार ऑन बिजी रोड के ऊपर तो बार बार उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, एक्सेलरेशन तो होगा। अच्छा, उसके बाद लगेज इन फ्लाइंग एरोप्लेन। हाँ जी, एरोप्लेन जो है वो आपको पता है वो टर्मिनल वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब अचीव कर लेता है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। अच्छा, रोड रोलिंग डाउन अ माउंटेन, जब वो नीचे माउंटेन से नीचे को आ रहा है, जारी बात है बच्चों आपको पता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आ रही है, तो इसका मतलब है वहां पर भी एक्सेलरेशन उसके अंदर होगा। रफ रोड के ऊपर भी एक्सेलरेशन होगा। सो योर आंसर इज ब्रावो। The limiting value of delta D or delta D as delta D approaches to zero is called instantaneous velocity। बुक की लाइन है, कई दफा बुक की लाइनों में से भी एमसीक्यू एग्जैक्ट बन जाता है। A body is moving with uniform velocity। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है इसका मतलब है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ओरिजिन से वो चेंज हो रहा है। डेल्टा आंसर है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें। जब भी एरिया निकालना हो चुप करके दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो भाईजान जो आंसर आपका आएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो होता है आपको पता है ये डेल्टा वी होता है। क्यों? क्योंकि ए जो होता है वो डेल्टा वी ओवर टी होता है, तो डेल्टा वी बराबर आएगा ए इंटू टी। तो आपका आंसर है चेंज इन वेलोसिटी। इसके बाद व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर 5 सेकंड व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन आपको दे दिया गया, टाइम दे दिया गया। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई आपके पास कितनी है 0, ए कितना है 2, टी कितना है 5। तो बच्चों आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही आंसर आ जाएगा ब्रावो। व्हेन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो कहता है स्ट्रेट लाइन है टाइम एक्सिस के पैरेलल ऐसे, तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आपको पता है बच्चों एक्सेलरेशन 0 होता है। चार्ली आंसर है। इस ग्राफ के अंदर एरिया बताएं, वही बात आपको 2 नंबर तरीका भी मैंने बताया था। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताएं। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। इसकी पैरेलल साइड एक ये 1 बनेगी और एक ये पूरी बनेगी 3, तो 1 + 3 और इसकी जो हाइट बनेगी वो यहां से यहां तक की बनेगी 30। तो आपका आंसर आ गया 4/2 इंटू 30। तो आपका आंसर आ गया ये 2 और ये आपका आंसर आ जाएगा जी 60 मीटर। तो अल्फा आपका आंसर बनेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाएं, बाकी कामों से बचें। Which of the following changes when particle is moving with uniform velocity। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बच्चों उसकी कौन सी चीज ऐसी है जो चेंज हो रही होती है। तो बच्चों याद रखिएगा वो उसकी जाहिर बात है वेलोसिटी आती ही डिस्प्लेसमेंट से है। तो अगर उसकी इसका मतलब ये है कि उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो उसके अंदर वेलोसिटी आ रही है, तो इसका आंसर है डेल्टा। अ पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन 45 मिनट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। 6 किलोमीटर उसने कवर करना है 45 मिनट में। इफ ही कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, कहता है अगर वो 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस से मुराद है 3 किलोमीटर इन 2/3 ऑफ टोटल टाइम, 2/3 ऑफ 45 मिनट। तो 2/3 ऑफ 45 मिनट का मतलब है ये बन जाएगा कितना 90/3। तो ये बन जाएगा तकरीबन कितना जी 30 मिनट। जो क्वेश्चन उसने बोला मैं उसके मुताबिक ही लिख रहा हूं। तो आप देखें कहता है कि उसने 6 किलोमीटर 45 मिनट में कवर किया, मगर उसके बाद उसने आगे कह दिया कि उनमें से जो 3 किलोमीटर है वो कवर करता है 30 मिनट में। टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन रिमेनिंग टाइम, कहता है अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो रह जाएगा 3 किलोमीटर अब रिमेनिंग रह जाएगा। अच्छा, वो जो 3 किलोमीटर रिमेनिंग रह गया कहता है वो उसके लिए टाइम कितना होगा। तो चलो अब मुझे आप खुद बता दो, अगर टोटल 45 था यहां पे 30 लगे, इसका मतलब जो बाकी 3 किलोमीटर है उसने 15 मिनट में कवर करना है। जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। एक बात तो डन। कहता है अब एवरेज इसकी कहता है हिज स्पीड मस्ट बी, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अब देखें जो स्पीड का फार्मूला है, अब यहां पर आप ये देखें मैंने लिख दिया है कि 6 किलोमीटर उसने 45 मिनट में कवर किया, फिर 1/3 वही बात कर दी कि 3 किलोमीटर 30 मिनट में और 6 किलोमीटर 45 मिनट में कवर किया।
अच्छा, कहता है अब उसने जो 3 किलोमीटर 15 मिनट में कवर किया, तो डिस्टेंस हमारे पास 3 किलोमीटर आ गया और टाइम आ गया 15 मिनट। 15 मिनट का मतलब है 1/4 आवर, ये भी याद रखें। 15 मिनट का मतलब क्या है? 1/4 आवर। तो अब स्पीड निकालनी है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस आपके पास उसने दे दिया है 3 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम देखें बच्चों, जो उसने आप लोगों को बोल दिया है वो बेसिकली कितना लग रहा है, वो टाइम जो है 15 मिनट का मतलब है 1/4 आवर। ये नहीं तो ये 4 जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन गया चार्ली। अब यहां पे गौर से देखने वाली बात ही, पहली बात उसने एवरेज नहीं पूछी, उसने जस्ट आपसे इस टाइम का ये जो टाइम है ना 3 किलोमीटर जो 15 मिनट में कवर किया, इसकी स्पीड आपसे पूछी है। तो हमने 3 किलोमीटर और 15 मिनट का मतलब है कि 1/4 आवर, ठीक है। तो बस हमने पुट कर दिया, आंसर निकाल लिया। थोड़ा सा टेक्निकल था बट आसान था, मुश्किल नहीं था। फिर एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, उसकी वेलोसिटी जो है बच्चों वो 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, व्हाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर। अच्छा आप देखिए, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, जो डिस्टेंस है वो 135 मीटर है। अब और आपने टी निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो बच्चों ये S इज इक्वल टू वी आई जमा वी एफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, ये फार्मूला होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 2s डिवाइडेड बाय वी आई जमा वी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा टी। अब s जो है वो आपके पास उसने कितना दे दिया 135, और वी आई जमा वी एफ ये बन जाएगा 20 जमा 10। तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर बन जाएगा बीटा। क्या आंसर बन जाएगा बच्चों? बीटा बन जाएगा। अब जस्ट कैलकुलेट ही करना है, वो तो कैलकुलेट कर लोगे कि भाई नहीं कैलकुलेट कर लोगे, इतना तो आसान काम है ना ये, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9। तो ये इसके लिए पहले कई बच्चे कहते हैं सर जी हम थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं, वहां से हम ए निकालते हैं, फिर फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। भाई भंग पी हुई है आपने, है डायरेक्ट फार्मूला। देखें आपकी बुक में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई है ना, उनमें चौथे नंबर पर एक फार्मूला भी लिखा हुआ है। कभी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ हो किताब पढ़ने का? तो फिर है ना, हमने तो एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा करनी होती है, किताब हमने कम पढ़नी होती है, फिर हम पेपर में बैठ के कहते हैं हो पेपर तो सारा किताब से आया। तो लिहाजा अपनी टेक्स्ट बुक से लाजमी अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ा करें। इसके बाद अ मैन इज इन अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हिज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कार, भाई वो तो जीरो ही होगी रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ, इस पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। कहते हैं सर्कुलर ट्रैक है उसका, वो 40 सेकंड में कवर कर रही है, इसका मतलब जो उसका टाइम पीरियड है वो 40 सेकंड है। अच्छा कहता है उसका डिस्प्लेसमेंट बताएं, 1 टोटल टाइम उसने दे दी है 1 मिनट। 1 मिनट के एंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? भाई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछी है उसने, डिस्टेंस नहीं पूछा। पहली बात तो ये कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है और सर्कुलर ट्रैक है, हम यहां पर ये नहीं कहेंगे कि सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। उसने अगर क्वेश्चन पे गौर से देखें, ये उसने पूरे कंप्लीट सर्कल का नहीं बोला होगा। देखिए टोटल टाइम कंप्लीट सर्कल का 40 सेकंड है, मगर उसने आपसे 1 मिनट के एंड पर डिस्प्लेसमेंट पूछा है। हमें अब टाइम का ना एक फार्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है n/t, तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t/n। तो यहां से जो n है ये टोटल टाइम ओवर t निकलेगा। टोटल टाइम है हमारे पास 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड है 40, आपका आंसर आएगा 1.5। इसका मतलब है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन और 1 हाफ रेवोल्यूशन है। अब 1 कंप्लीट का तो 0 हो जाएगा, तो पीछे जो हाफ रेवोल्यूशन बचती है, जो हाफ रेवोल्यूशन देखें 1 का 0 हो गया, और जो हाफ रेवोल्यूशन बचती है उसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2r होता है। कितना होता है? 2r होता है। तो अब यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा हाफ रेवोल्यूशन का वो कैसे 2r होता है? अगर आप लोग यहां पे गौर से देखें ना, ये हाफ रेवोल्यूशन जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2r है ना। तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो कितनी होगी? 2r होगी। सो योर आंसर इज ब्रावो। ठीक हो गया जी। तो लो जी बच्चों, अब इसका मतलब ये है कि ये हमारा एमसीक्यू जो है इसका आंसर क्या था? बीटा। इसके बाद कहते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट एक बॉडी का 0 है, डिस्टेंस कवर्ड, तो बच्चों याद रखिएगा उसका डिस्टेंस कवर्ड, हाँ डिस्प्लेसमेंट अगर 0 इसका मतलब है कि बॉडी रेस्ट पे, अगर बॉडी रेस्ट पे तो इसका मतलब है उसका डिस्टेंस भी 0 ही होगा। और अगर बॉडी मूव कर रही है उसका डिस्टेंस कभी भी फिर 0 नहीं होगा, तो इसका आंसर है मे और मे नॉट बी 0। नेक्स्ट कहता है द ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द टाइम। अच्छा तो कहता है बताएं इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका जो है ना एक्सेलरेशन वो इंक्रीजिंग है।
तो बच्चों अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। अच्छा, अब जरा मेरी बात को गौर से सुनना। अगर आप गौर से देखें ना, ये स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें पता है एक्सेलरेशन देता है। इस पॉइंट का बच्चों एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, अब बी पार्ट में बच्चों अब देखें, अगर आप थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें ए में तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। इसमें आप देखें स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसमें स्लोप क्या कर रही है? अगर आप गौर से देखें, स्लोप इज इंक्रीजिंग, मैं आपको बता के आया हूं। तो जब स्लोप इंक्रीजिंग करेगी इसका मतलब है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है? अगर स्लोप क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। यहां पर टेंजेंट जीरो, यहां पर टेंजेंट, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो इसका पॉइंट डी में एक्सेलरेशन जो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रही है। और इस पॉइंट पे आप देखें कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? स्लोप इसकी नेगेटिव होगी, क्योंकि इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नेगेटिव। तो अब उसने पूछा जी बताएं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इनमें से किसका है? तो वो ऑप्शन क्या है जी? सी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करे जाके, ठीक है। मेरा भी जो चैनल है उसको भी आप लोगों ने लेक्चर अच्छे तरीके से वहां से भी आप ले सकते हैं जो आपको टॉपिक मुश्किल लगते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, इसको अब थोड़ा हम छोटा कर देते हैं वापस। चलो बस आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू में आप देखें, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इन वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स जीरो एक्सेलरेशन। पहली बात, ये जो ग्राफ है, ठीक है, जो जीरो एक्सेलरेशन को कौन शो करेगा? भाई जीरो एक्सेलरेशन को वही शो करेगा जहां पे वेलोसिटी जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो अब मुझे बताएं, इनमें भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, सिर्फ यार यही बचता है। तो आंसर क्या है? चार्ली, बात खत्म। ये तो सिंपल सा है। उसके बाद अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, the ratio of its distance to the displacement when it has 1/4 of the time period। 1/4 of the time period से मुराद है क्वार्टर सर्कल। कौन सा सर्कल है? क्वार्टर सर्कल। अब ये पूरा सर्कल होता है और क्वार्टर सर्कल जो होता है वो यहां से ऐसे होगा। एक मिनट, ये देखें, इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। क्वार्टर जो सर्कल होगा बच्चों वो ये है, इतना सा हिस्सा, ये जो इतना सा हिस्सा है ये है क्वार्टर सर्कल। अब क्वार्टर सर्कल में आपको पता है जो अगर हम बात करें ना क्वार्टर सर्कल में डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्वार्टर सर्कल का ये होगा। ये सर्कल का रेडियस है आर, ये आर, ठीक है। और जो अगर ये तो हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर बात करते हैं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस होगा ये वाला, ये कर्व्ड वाला, इतने से चीज, ये कर्व्ड पाथ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जो होगा वो तो होगा 2 पाई आर ओवर 4, तो आंसर आ गया पाई आर ओवर 2। अच्छा, फिर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ये अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आर का स्क्वायर जमा आर का स्क्वायर बनेगा। अब आपको पता है कि अब हमने रेशियो पूछी है उसने किसकी? डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है वो तो है पाई आर बाय 2, और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो यहां पे आ रहा है आर का स्क्वायर जमा आर का स्क्वायर। अब देखें, ये पाई आर ओवर 2 यहीं पे रहने दें, ये बनेगा 2 आर स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा आर अंडर रूट 2। अब देखें ये 2 नीचे आ जाएगा, आर आर से कट जाएगा, तो पाई ओवर 2 अंडर रूट 2 आपके इस एमसीक्यू का आंसर बचेगा। सो योर आंसर इज डेल्टा। सिंपल सा है, लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस हुआ है बट मैंने यहां पे भी आपको बता दिया। इसके बाद एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड। बच्चों एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, डेल्टा आंसर है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो कहता है मोशन ऑफ अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी डेल्टा। आसान सा एमसीक्यू है। विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड। इंक्रीजिंग स्पीड उसकी होगी, इंक्रीजिंग स्पीड अगर है इसका मतलब है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन में तब्दीली नहीं आ रही। और किस ग्राफ में एक्सेलरेशन में तब्दीली नहीं आ रही? वो ग्राफ ही अल्फा है, बात खत्म, अल्फा ए आंसर है। द डायग्राम शोज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मैस मूविंग अप एंड डाउन ऑन द एंड ऑफ द स्प्रिंग।
विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द मैस व्हेन एट द लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। बच्चों देखें, जब बॉडी लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन पर है, पहली बात ओ से तो बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, ए पॉइंट पर तो वो लो पोजीशन पे नहीं है, ना सी पॉइंट पर, तो ए और सी तो आंसर हो नहीं सकते, पीछे बचा बी और डी। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन जो है, जारी बात है उसकी जो मोशन जहां पे एंड हो रही है, वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन उसका क्या है, बेसिकली डी ही है, ठीक है। तो कहता है कि विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द मैस एम व्हेन एट द लोएस्ट पोजीशन। तो आपको पता है कि बच्चों लोएस्ट पोजीशन जो है उसकी वो ए और सी नहीं है, बी और डी बनती है, मगर मोशन में उसने बोल दिया लोएस्ट पॉइंट, इसका मतलब बी के बाद ही डी है, तो हमारा जो बेस्ट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है रेसिंग कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली थ्रू 3 गियर चेंजेस विद दिस 3 बार बोलना था। तो कहता है एवरेज स्पीड बताएं। भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है D1 जमा D2 जमा D3 डिवाइडेड बाय T1 जमा T2 जमा T3। अब D तो नहीं है, मगर हमें ये तो पता है ना, V1 T1 जमा V2 T2 जमा V3 T3, मैं लिख सकता हूं ना उसकी जगह पर, और नीचे है T1 जमा T2 जमा T3। अब देखें हमने क्या काम करना है, 20 इंटू 2 जमा 40 इंटू 2 जमा 60 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 जमा 2 जमा 6। जब आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो 40 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हारे से ये भी कैलकुलेशन नहीं होती तो यार फिर क्या फायदा तुम्हारा इतना एमडीकैट पढ़ने का। फिर विच फीचर ऑफ द ग्राफ अलाउज एक्सेलरेशन टू बी डिटरमाइंड। एक्सेलरेशन तो हमेशा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आता है, डेल्टा आंसर है। The limit of average velocity approaches a path length that approaches to zero but always indicates at the point, तो इसको बोलेंगे instantaneous velocity at point A, बुक की लाइन है। Which graph shows the variation of the velocity of a body vertically thrown ball। बच्चों बुक में टिडबिट्स में इक्वेशन ऑफ मोशन की टिडबिट्स में ये ग्राफ आपकी बुक में बना भी हुआ है। देखें जब आप वर्टिकली बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है, तो अब आप देखें होगा कुछ यूं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो आप लोगों को पता है, मतलब ये उसका अगर ये देखें यहां से यहां तक ऊपर को जा रही है ऐसे, फिर ऐसे, वो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है, फिर उसका वो वापस आती जाती है, ठीक है। अच्छा अगर आप थोड़ा, ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था ना, अगर आप ये कौन सा ग्राफ है बच्चों, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। अच्छा ये वर्टिकली थ्रोन बॉडी का, अगर आप इस ग्राफ में स्लोप देखें इस पॉइंट पर, अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देती है, इस पॉइंट पर स्लोप क्या है, मैक्सिमम, इसका मतलब है वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पर स्लोप क्या होती है, जीरो, इसका मतलब है वेलोसिटी जीरो। इस पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम होगी बट नेगेटिव में मैक्सिमम होगी। तो बच्चों इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर अब स्पीड मैक्सिमम होगी, फिर जीरो होगी, फिर वो नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगी, वो सारी चीज पूरी ही बस ए ऑप्शन पे हो रही है। सो योर आंसर इज अल्फा। नाइस एमसीक्यू, लेक्चर के अंदर भी डिस्कस हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, डेल्टा। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बच्चों आपको पता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें एवरेज वेलोसिटी देती है। बॉडीज विच फॉल फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है यूनिफॉर्म हो जाता है ना ये। इसके बाद 250 लॉन्ग ट्रेन है और वेलोसिटी से मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर से। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 750 मीटर। देखिए पहले तो किलोमीटर पर आवर को मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करवा के मीटर पर सेकंड में कवर किया। टोटल लेंथ जो है वो ट्रेन ने जो कवर करनी है वो पहले 850 प्लस कितनी हो जाएगी, अच्छा 750 प्लस 250 है, 750 प्लस 250। तो बच्चों आपको पता है 750 प्लस 250 जो होगा वो कितना होगा, 1000 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया जी 1000 मीटर, उसका बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा अब जरा देखें टाइम निकालना हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस आपके सामने है, स्पीड आपने निकाल दी है, तो जब आप यहां से टाइम निकालेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 80 सेकेंड। सिंपल सा एमसीक्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जरा वर्ड गौर से सुनिएगा, इनकरेक्ट इनमें से कौन सी है।
A body can have constant speed but varying velocity. Yes, सर्कुलर मोशन में ये तो सही है. कांस्टेंट वेलोसिटी बट चेंजिंग स्पीड, ये बात नहीं सही भाई. ये एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला ही है, इसको देख लीजिएगा, बीटा ही आंसर है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ वर्टिकली थ्रोन बॉल, ले जी आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये भी आपको ऊपर बता के बीटा आंसर है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसकी स्लोप क्या होगी आपको बताया, जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है उसकी स्लोप नेगेटिव है, तो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन चार्ली है. नेक्स्ट, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, कौन सी बात ट्रू है, मूविंग ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, बोथ ए एंड बी. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना, क्योंकि अगर वो अपनी इनिशियल पॉइंट पे वापस आ गई है. इसके बाद कहता है बच्चों ये एक मोशन एक पार्टिकल की है और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो रही है. कहता है बताएं इनमें से कौन सी मोशन ऐसी है जो फॉल्स है. अच्छा, इसमें अगर आप गौर से देखें, पहला कहता है द पार्टिकल इज एट रेस्ट. अच्छा, उसने बोला फॉल्स बतानी है आपने. अच्छा, पार्टिकल इज एट रेस्ट एट द पॉइंट ए, ये बात तो सही है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसका क्योंकि उसकी बेसिकली यहां पे वेलोसिटी जो है वो जीरो जानी है. कैसे भला, ये देखें ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना तकरीबन, तो डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें तब्दीली नहीं आ रही. तो बेसिकली हम यहां पे कह सकते हैं कि बॉडी रेस्ट पर है, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली नहीं आ रही, तो बॉडी रेस्ट पर है. अच्छा, ये तो बात सही है. पार्टिकल है जीरो एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड डी, भाई नहीं जीरो तो नहीं, उसका तो ग्रेविटेशनल है, उसका कोई ना कोई तो एक्सेलरेशन होगा बी से डी के दरमियान में. ठीक है, तो ये फॉल्स है. पार्टिकल इज मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एट पॉइंट डी, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव होगी इस पॉइंट पर, तो जाहिर बात है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये भी सही है. और बी पर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ये भी सही है, तो बी ऑप्शन थी जो फॉल्स थी. द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बच्चों आपको पता है वो डिस्टेंस कवर देता है, अल्फा आंसर है. द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम, ये आपको टाइम और डिस्टेंस दिए गए हैं. कहता है बताएं बॉडी की मोशन क्या है. अगर हम यहां पे ग्राफ एक ड्रॉ कर लें, इस ग्राफ में सपोज करें यहां पर डिस्टेंस है, यहां पर टाइम है. अच्छा सॉरी, यहां पर टाइम लें और यहां पर डिस्टेंस ले लेते हैं. अच्छा, अब देखें, अगर आप थोड़ा गौर से देखें, टाइम 0 1 2 3 है. ओके, 0 जब सेकंड है तो उस वक्त डिस्टेंस जो है वो -2 मीटर है तकरीबन, यहां पे कहीं पे -2 मीटर पे है. 1 पर इस पॉइंट पर डिस्टेंस 0 है. 2 पर जो डिस्टेंस है वो सपोज करें 6 है. 3 पर जो डिस्टेंस है वो सपोज करें, यहां पे वैल्यू जब हम लेते हैं तो वो ये आता है, जब भाईजान हम इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे ना, ये पॉइंट्स को, तो ये तकरीबन जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनना है. तो यहां से एक बात कंफर्म होगी, यूनिफॉर्म है हाँ, मगर एक्सेलरेटेड इसलिए क्योंकि देखें आप यहां पे वेलोसिटी जो है कांस्टेंट आएगी, तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा. मतलब वेलोसिटी जो है इसकी आप देखिए, अगर वो इक्वल, ये क्या हो रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा इक्वल इंटरवल्स में, इसका मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है. तो नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो मौजूद है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड आंसर है. ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारे इस एमसीक्यू का आंसर क्या बन गया बच्चों, मोशन. एक मिनट दोबारा देखिए, यूनिफॉर्म ग्राफ की स्लोप क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो यूनिफॉर्म तो है. उसके बाद अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, तो वेलोसिटी भी जीरो नहीं है. ठीक है, वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन भी तो निकलेगा ही ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड आंसर है. वैसे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो काफी लेंथी हो जाती है, तो जस्ट आप इसको बस वैसे ही कंसीडर कर लें. एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन, हाँ जी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो, नॉन यूनिफॉर्मली, दोनों केस बोथ ए एंड बी. इफ अ पार्टिकल व्हेन फॉर अ बॉडी मूविंग एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कौन सी बात इनमें से ऐसी है. इफ द बॉडी स्पीडिंग अप द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ये सही है, बाकी ऊपर देखना भाई गलत है वो. इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में. आगे पढ़ेंगे भी, टॉपिक आएगा बड़ी डिटेल में. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज अ पैराबोला, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है. कहता है ये एक पैराबोलिक शेप का आ रहा है आपके पास, ऐसे आ रहा है. ठीक है, तो कहता है बताएं बॉडी की वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है या स्पीड यूनिफॉर्म है, नहीं ना स्पीड यूनिफॉर्म है ना वेलोसिटी यूनिफॉर्म है. जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और उसके बाद जो उसका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं या नेगेटिव भी बोल सकते हैं. यूनिफॉर्म की ऑप्शन यहां पर समझ नहीं आती थी, मगर इसकी बहरहाल डेल्टा ऑप्शन है बॉडी इज नॉट मूविंग एट ऑल, नहीं ऐसा भी नहीं है. इसका मतलब चार्ली ऑप्शन हमारी बात के ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत पूरा होता है, इसलिए चार्ली आंसर है. इसके बाद नेक्स्ट, अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर.
with a speed of 3 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक्स बैक विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड बताएं। वही बात, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था, पहले भी हमने एक एमसीक्यू किया है। अच्छा, अब उसका जो टोटल डिस्टेंस है देखें, वो गया है 6 किलोमीटर गया है, फिर 6 किलोमीटर वापस आया, टोटल डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। जो टाइम होगा वो आपको पता है, एस इज इक्वल डी इज इक्वल टू वी टी, तो टी इज इक्वल टू पहला होगा 6/3 जमा 6/2, ऐसे ही है। तो ये बन गया 12 डिवाइडेड बाय 2 जमा 3, तो 12/5, और 12/5 जो होगा ये बन जाएगा 2.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमने पहले भी ऐसा एमसीक्यू किया, बीटा आंसर है। एन ऑब्जेक्ट moves 40 meter east in 30 seconds and then it returns to its starting point taking an additional 50 seconds. If the west is chosen as the positive direction, what is the average speed of the object? Average speed निकालनी है। अब जब हमने इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है बच्चों, तो एवरेज स्पीड वही आपको पता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होती है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। अच्छा, अब अगर आप लोग थोड़ा यहां से गौर से देखें, अगर मैं यहां पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बनाता हूं, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, कहता है वेस्ट डायरेक्शन को आप लोगों ने क्या करना है, पॉजिटिव चूज करना है। अच्छा, 40 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया है 30 सेकंड में, ओके। फिर वो रिटर्न हुआ है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आया है, मगर 50 सेकंड में, यानी मजीद वो 40 मीटर ही वापस आया 50 सेकंड में। कहते व्हाट इज एवरेज स्पीड? भाई पहली बात, स्पीड निकालनी है, डायरेक्शन को तो कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। तो एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस 40 जाने का 40 आने का, टोटल टाइम 30 सेकंड पहले लगे, बाद में लगे 50 सेकंड, ऊपर भी आया 80 नीचे भी आया 80, तो एवरेज स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सो योर आंसर इज अल्फा। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी देता है, पहले भी बता चुका हूं। अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप, ये पहले भी आ गया, पहले भी बताया डेल्टा। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, बच्चों ये भी पहले एमसीक्यू है, इक्वल टू और लेस देन 1, ये भी आपको बता दिया। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द एंड्स ऑफ 4 सक्सेसिव सेकंड्स इज 25, 30, 35 किलोमीटर पर आवर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई करें, देखें इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, इनमें भी 5 का, इनमें भी 5 का, यानी हर एक सेकंड में 5 किलोमीटर पर आवर तब्दीली आ रही है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। तो हर बच्चों क्या हो रहा है, हर पर्टिकुलर सेकंड के बाद 4 सक्सेसिव से बाद हर एक सेकंड के बाद 5 किलोमीटर पर आवर की तब्दीली आ रही है। तो 5 किलोमीटर पर आवर की तब्दीली आ रही है हर सेकंड के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। तो आंसर इज डेल्टा, सिंपल से एमसीक्यू। नेक्स्ट कहता जी ये ग्राफ आप लोगों के सामने है, तो कहता बताएं किस ग्राफ में रिजल्टेंट फोर्स 0 है। फोर्स वहीं पे 0 होगी जहां पे एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 इसी रीजन में है, तो आंसर है डीई, डेल्टा। इसके बाद बच्चों कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, ठीक है, तो उसका ग्राफ कौन सा होगा। तो भाई मेरी बात सुनो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है और रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो उसका ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पे ऑप्शन में लिखा, मगर ये देखो एक्स ओवर टी जो होता है ये वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी एंड टाइम का आंसर आ जाएगा चार्ली। उसके बाद कहता है बेस्ट ग्राफ क्या, कहता है फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस टाइम वेरिएशन ऑफ अ बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। जब आप उसको बिल्डिंग के टॉप से रिलीज कर देंगे तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर लगेगा। टॉप से रिलीज किया 0, एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी का स्केयर आ जाएगा। और यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि एस का ए स्केयर के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ए तो जी के बराबर हो जाएगा। तो जब भी ग्राफ स्केयर आएगा तो स्केयर फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है। सो योर आंसर इज बीटा। ग्राफ्स की डिस्कशन बहुत डिटेल में हमने क्लास में की हुई है। उसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिए हुए, कहता है वेलोसिटी रेशियो बताओ। भाई वी ए ओवर वी बी बराबर होगी टेंजेंट थीटा ए कितना है, टेंजेंट थीटा ए डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा बी। अब टेंजेंट थीटा ए कितना है जी 30 डिग्री, और बी टेंजेंट थीटा बी कितना है जी 60 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री 1/√3 होता है, टेंजेंट 60 डिग्री √3 होता है, तो आपका आंसर आ गया 1:3, डेल्टा। नेक्स्ट, अ रेसिंग कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली थ्रू इट्स गियर चेंजेस
बच्चों वही बात होगी, 40 मीटर 2 सेकंड के लिए, 60 मीटर पर सेकंड 2 सेकंड के लिए, 80 मीटर पर सेकंड 6 सेकंड के लिए एवरेज स्पीड बताएं। हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया था, जस्ट उसी तरीके से आपने इसको कैलकुलेट करना है, पहले भी कर चुके हैं, चार्ली आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहता है जी एक वेरिएशन है बॉडी की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, कहता है बताएं कि उसकी हाइट कितनी होगी। भाई हाइट उसकी होगी जो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, मतलब जो मैक्सिमम हाइट उसकी है वो एरिया डिस्टेंस निकालना है, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया लेना पड़ेगा। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी पहली पैरेलल साइड बनेगी ये, वो 10 - 2 8 जमा टोटल जो ये वाली साइड है ये बनती है 12, 8 जमा 12, और जो हाइट है इसकी वो 3.6 है। तो ये 12 जमा 8 कितना होता है 20, 20/2 कितना होता है 10, 10 ज़रब 3.6, तो आपका आंसर आ गया 36 मीटर। सो योर आंसर इज 36.0 मीटर चार्ली। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों एक पार्टिकल है, वो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से और रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ए है और उसके एक्सेलरेशन और टाइम का जो वेरिएशन है वो आपको दिखाया गया है। मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है आपने, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको जो होता है वो वेलोसिटी देता है वैसे ही। तो 1/2 ट्राइंगल है, इसका एक्सेलरेशन है 10, ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी है और जो टाइम है वो 11 है, तो 5 × 11 तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 55। बात खत्म। अल्फा When only magnitude of the velocity changes, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी देखिए मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ये ज्यादा हो रही है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन पैरेलल भी होगा या एंटी पैरेलल भी होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ी होती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट लिया गया, डेल्टा आंसर है। अ पार्टिकल विच कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल रेंज, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। Consider the acceleration, velocity and displacement of a tennis ball as it falls to the ground and bounce back. कहता है ऐसे बॉल नीचे को गई है फिर ऐसे वापस ऊपर को आई है, कहता है बताएं कौन कौन सी चीजें जो उसकी चेंज हो रही है। एक तो बच्चों वेलोसिटी तो नहीं, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, एक्सेलरेशन आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड रहता है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है। एक्सेलरेशन जिस ऑप्शन में है हम उस ऑप्शन को आंसर नहीं मानेंगे, और वेलोसिटी अकेले भी नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट भी तो तब्दील हो रहा होता है, तो इसका आंसर क्या, डायरेक्शन भी तब्दील हो रही है ना डिस्प्लेसमेंट की। देखिए इधर नीचे को है, वेलोसिटी भी नीचे को है, इधर जब आ रहा है तो वेलोसिटी भी ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को है। मगर एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है। तो आपके इस एमसीक्यू का आंसर है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर, कौन सी चीज ऐसी है जो वेक्टर नहीं है, मैस स्केलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, बच्चों आपको पता है स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद टाइम, अल्फा आंसर है। उसके बाद कहता है जी आप लोगों के सामने ये ग्राफ है, बताएं कौन सा ग्राफ ऐसा है जो कांस्टेंट है और नॉन जीरो स्पीड है। पहली बात कांस्टेंट स्पीड उसी वक्त होगी, कांस्टेंट स्पीड हो तो कांस्टेंट ग्राफ ना ये है ना ये है ना ये, कांस्टेंट ग्राफ तो है ही एक, बीटा आंसर लगा देना। नॉन जीरो भी आएगा यहाँ पे, कैलकुलेट भी कर लो, मगर नेगेटिव आएगा, बट उसने नेगेटिव की तो बात नहीं की, नॉन जीरो कांस्टेंट की बात की तो बीटा आंसर है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। उसके बाद एक बॉडी है उसको वर्टिकली अपवर्ड शूट किया है तो उसकी वेलोसिटी, तो कहता है क्या क्या, व्हाइल इट इज राइजिंग, जब वो राइज कर रही है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर अपवर्ड, नहीं, वेलोसिटी अपवर्ड एक्सेलरेशन ग्रेविटी के से डाउनवर्ड होता है, ये पहली ऑप्शन तो फॉल होगी। वेलोसिटी इज अपवर्ड एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, यस यही आंसर है, बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा। अ बॉल इज इन फ्री राइज एंड फॉल, इट्स एक्सेलरेशन इज, बच्चों याद रखिएगा उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा हमेशा, क्योंकि वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। उसके बाद एक कार है, कहता है वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी से 25 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो साउथ की तरफ है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है, क्योंकि वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो कहते हैं 6 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। पहली बात फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगाएं, वीएफ इज इक्वल टू वीआई प्लस एटी, वीआई ये है, ए माइनस है, हमने पुट किया आंसर आ गया 7 मीटर पर सेकंड। अब रोला था नॉर्थ या साउथ का, बच्चों देखिए क्योंकि अब हमने क्या काम करना है, नॉर्थ को हम पॉजिटिव मानते हैं और साउथ को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो अब उसकी वेलोसिटी जो है फाइनली वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव वेलोसिटी क्या आ रही है, देखिए पॉजिटिव आ रही है, और पॉजिटिव हमने किसको माना हुआ है, नॉर्थ को माना हुआ है, तो हम बोल देंगे 7 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विच वन इज इम्पॉसिबल, कौन सी चीज ऐसी कहता है जो इम्पॉसिबल है। भाई वो सिर्फ यही है कि ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, बाकी डेल्टा ऑप्शन आंसर है। अ बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये फॉल्स है, हो ही नहीं सकता ऐसा कभी भी।
उसके बाद कहते हैं बताएं इनमें से लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी। भाई डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इसको माइनस करो 6 माइनस 4 2 मीटर आएगा, इसको माइनस करो -2 माइनस 4 -6 मीटर आएगा, इसको करो 2 माइनस 4 6 मीटर आएगा प्लस 6 मीटर, इसको करो 4 4 माइनस 4 8 मीटर, सबसे ज्यादा डेल्टा में आ रहा है, डेल्टा आंसर है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम होती है चार्ली। उसके बाद कहता है जी बताइए ये ग्राफ है इनमें से कांस्टेंट स्पीड किस किस में है। एक तो साफ नजर आ रहा है इसमें है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये भी कांस्टेंट स्पीड वाला है, तो इसका आंसर है 1 and 4 ओनली, डेल्टा, सिंपल। इस ग्राफ में 2 और 5 सेकंड के दरमियान का डिस्टेंस बताना है, सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो इसकी लेंथ विड्थ बनेगी 3 और लेंथ बनेगी 12, तो आंसर आ जाएगा 36 मीटर, खत्म। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप, जब उसकी स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। ये तो वेलोसिटी जारी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट ही है ना। उसके बाद थ्रू आउट अ टाइम इंटरवल व्हाइल द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस एज इट मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जब उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो बच्चों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल इज ऑलवेज, हाँ जी, द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बच्चों टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम से निकालते हैं, बीटा आंसर है। ये एप्पल वाला जो है ये इसका एमसीक्यू का आंसर अल्फा, ये हमने ऊपर पहले 3-4 एमसीक्यूज में शुरू में डिस्कस कर लिया था कि वो बच्चा भी मैंने डायग्राम बना के आपको इसको एक्सप्लेन किया था, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ले जी बच्चों, ये आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का छोटा सा ये जो एमसीक्यूज का पोर्शन था, है तो थोड़े टिपिकल एमसीक्यूज थे बट है आसान है, जब आपको टेक्निक आती हो तो आप एमसीक्यूज को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई एमसीक्यू में मसला है तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।